वेलकम टू बड़ा सर क्लासेज। तो आज का टॉपिक हमारा कि आप बीएससी कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट में हो, सेकंड में हो या थर्ड में हो, या आपकी अभी ग्रेजुएशन जस्ट खत्म हुई है। बीएससी के बाद क्या, ठीक है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, उसमें गाइडेंस का कितना रोल है, आपके साथ ऑप्शन क्या क्या, आपके पास क्या क्या कर सकते हो, किसका कितना बेनिफिट है करने का, कितना नुकसान है, वो मैं आपको एक अपने बिकॉज मैंने भी यहीं पे जो आपका पीजीसी 11 कॉलेज है वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, मैं भी ऐसे बीएससी कंप्यूटर साइंस की थी मैंने। तो जब मैं पास आउट हुआ था तो मेरे सामने भी ये क्वेश्चंस थे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सारी जर्नी, फिर तैयारी की, सिविल्स की तैयारी की, कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, एसएससी करूं या ना करूं, बैंकिंग में जाऊं या डिफेंस में जाऊं, ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं, या मास्टर्स करनी चाहिए, तो इस सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो रेलिवेंट है किसके लिए, जो ग्रेजुएशन के अंदर हैं, आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, या आपने अभी थर्ड ईयर के अपने एग्जाम दिए हैं और आप सोच रहे हो कि आगे क्या किया जाए। तो उस पूरा एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि या तो आप बीएससी फर्स्ट या बीए, या तो आपका फर्स्ट ईयर है, या आपका सेकंड ईयर है, या आपका क्या है, थर्ड ईयर है, या थर्ड ईयर के आपने भी एग्जाम दिए हैं। तो इनके दौरान जब आप इन दो क्लासेज में होते हो, आपके सामने अलग ऑप्शंस होते हैं, और जैसे ही आप पास आउट करके बाहर निकलते हो तो आपके पास और ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिए हैं अपने फाइनल ईयर के, बीएससी या बीए, जो थर्ड ईयर में थे, सिक्स सेम में थे, जिन्होंने अपने एग्जाम दे के अभी घर पे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले बात करते हैं इस पे, फिर आएंगे हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ऊपर। अब बीएससी के या बीए के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर आपको हायर स्टडी करनी है तो आप एमएससी कर सकते हो, या फिर आप एमए कर सकते हो। अगर आप बीबीए कर रहे थे तो एमबीए कर सकते हो। अगर आप बीकॉम कर रहे थे तो आप एमकॉम कर सकते हो। अगर आप बीसीए कर रहे थे तो आप एमसीए कर सकते हो। ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके हायर स्टडीज के, और मोस्टली सभी की जो ड्यूरेशन है वो आपकी है 2 साल। इसके बाद एक ऑप्शन और खुलता है आपका अलग से। अगर आप ये ना करना चाहो तो आप बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये कर सकते हैं। इसके अपने फायदे हैं। जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं आपके, 10th से नीचे वाले टीजीटी या 11th 12th वाले पीजीटी, उनकी जो रेगुलर वैकेंसीज आती हैं आपकी, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है आपकी बीएड। और यहाँ पे भी जो टाइम पीरियड हो कितना आपका, 2 साल। अब मेन बात ये आती है कि सबसे पहले हम इस ऑप्शंस के देख लेते हैं कि इसमें आपको बाद में क्या क्या करना पड़ सकता है। मान लो आपने यहां से मास्टर्स की 2 साल के अंदर, उसके बाद मास्टर्स के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो या बन सकते हो। एक वैकेंसी आती है, उसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन उसके लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, वो आपका है सीएसआईआर का नेट, या यूजीसी नेट जो बोलते हैं आप इसको। और अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो और उसके बाद आप जाते हो पीएचडी वाली लाइन में, तो उसके बाद में जो पीएचडी की आपकी एज है वो है 4 से 5 साल का ड्यूरेशन उसका होता है। अब मेन बात निकलती यहां पे ये है कि जो आपने मास्टर्स वाली लाइन चुनी है, उसके बाद कितनी सिक्योरिटी है और कितना टाइम पीरियड आपको लग रहा था। सबसे पहले अगर कॉमन मानू मैं, 2 साल आपके मास्टर्स के हो गए। अगर आप तैयारी करते हो, कम से कम 1 साल आपका नेट लगा लो। और उसके बाद अगर आप खाली बैठे हो, पीएचडी भी कर रहे हो, तो 5 साल आपके ये हो गए। टोटल साल हुए 8। अब मैं मान के ये चल रहा हूं कि आपकी उम्र 21 या 22 होगी जब आप ग्रेजुएट हुए। 21 और 22 में अगर मैं ये 8 जोड़ दूं तो कितना हो गया आपका, 30। 30 ईयर के बाद आप ट्राई करोगे किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं यहां पे आके कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है
उसकी कभी भी रेगुलर वैकेंसी नहीं होती। सबसे बड़ा लूप होल जो सिस्टम का हायर स्टडी का क्या है कि रेगुलर वैकेंसी हरियाणा में 5 साल हो चुके हैं, 2019 में लास्ट टाइम पे वैकेंसी निकली थी, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। उसके बाद पंजाब में 25 सालों के बाद एक वैकेंसी आई थी पिछले साल, लेकिन उस पे कोर्ट में केस चल रहा है और स्टे चल रहा है, 90% लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ऐसे ही आपके हिमाचल के, राजस्थान के सबसे ज्यादा इरेगुलर वैकेंसी जो आपकी निकलती हैं वो निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब जो टाइम आपने स्पेंड किया वो किया 8 साल, 8 साल के बाद आपकी उम्र होगी 30 साल। और मैं ये बोल रहा हूं जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं आपके, उनकी जो क्वालिफिकेशन में एज वाला क्राइटेरिया है वो आपका मोस्टली कितना है 25, या एसएससी वाले एग्जाम में आपका कितना होता है 28 या 30 के आसपास। अब 25 कौन सी पोस्ट के लिए, अगर आपको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, अगर आपको सीडीएस में जाना है, तो उनकी सबकी एज आपकी कितनी रखी गई है 25 साल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस ऑप्शन के साथ जा रहे हो जो मास्टर्स वाला है, तो आपको ध्यान में ये बात रखनी होगी कि वहां पे रेगुलर वैकेंसी नहीं है, चाहे आप जेआरएफ करके पीएचडी आपने कंप्लीट कर लिया हो। अब हम लोग आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जो आपकी कौन सा है, बीएड वाला। बीएड की ड्यूरेशन से आपकी है 2 साल। 2 साल के बाद जो एग्जाम्स निकलते हैं आपके टीजीटी या पीजीटी के, ये रेगुलर वैकेंसी आपकी होती हैं, जिसमें आपका केंद्रीय विद्यालय वाला हो गया, नवोदय हो गया, उसमें पोस्ट निकलती हैं। दिल्ली में DSSS की पोस्ट निकलती हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, इवन चंडीगढ़ की पोस्ट भी निकली हुई है अभी। सभी की रेगुलर वैकेंसीज बीएड के बेस पे आपकी होती रहती हैं। इसलिए सबसे जो मोस्ट डिजायर्ड ऑप्शन होता है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो बीएड होता है आपका एक। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं जिस चीज की बात करने के लिए यहां पे मैं हूं कि क्यों ना ये जो 2 या 3 साल आप स्पेंड कर रहे थे, इनको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप स्पेंड करो, ठीक है, सरकारी नौकरी, इसकी तैयारी अगर करो तो आप कौन सी नौकरी की तैयारी कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इस पे डिबेट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो 4 ग्रुप बटे हुए हैं आपके। एक तो आपका है ग्रुप ए की पोस्ट, फिर आपकी है ग्रुप बी की पोस्ट, फिर आपकी है ग्रुप सी की पोस्ट, और फिर आपकी है ग्रुप डी की पोस्ट। इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इन 4 कैटेगरीज के बेस्ड पे आपकी जॉब निकालती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की, जहां पे आपकी सर्विसेज होती हैं, जैसे यूपीएससी में आपकी आईएएस आईपीएस वाली पोस्ट होगी, या आपका जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है आपका, जिसमें आप डायरेक्ट एसडीएम लगते हो या डीएसपी लगते हो। उसके बाद आपके पास जो, अगर आप सीडीएस क्वालिफाई करते हैं तो अगर आप लेफ्टिनेंट लगते हैं वो वाली पोस्ट, या आप सीएपीएफ का जो एग्जाम्स होता है वहां पे आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट लगते हैं। तो जो जितनी ये वाली जॉब्स हैं ये आपकी कौन सी जॉब्स हैं, ए ग्रुप की जॉब्स हैं। जितनी भी ये जॉब है रिक्वायरमेंट सभी के लिए आपका क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए। अब ग्रेजुएट के साथ जितनी भी ए ग्रुप वाली पोस्ट हैं, इनमें सब में आपको रिटर्न वाला एलिमेंट होता है, एक्सेप्ट आपका जो डिफेंस वाली पोस्ट है। यूपीएससी एग्जाम लिखते हो तो आपको रिटर्न मेंस होगा, आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का लिखते हो तब भी आपका राइटिंग वाला पार्ट होगा, और अगर आप ये असिस्टेंट कमांडेंट का लिखते हो इसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, तो इनमें आपको लिखना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे टाइम कितना है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी है चाहे आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, कम से कम 3 साल, 3 साल की तैयारी चाहिए इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। 3 साल में क्यों बोल रहा हूं, अगर आप इनका सिलेबस निकालोगे, यूपीएससी में आपका एक तो हो गया अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट,
अगर मैं मान के चलूं ऑप्शन के लिए, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। अब मैथ में यूपीएससी के 2 पेपर होते हैं और उसमें 13 बुक होती हैं। ये 13 बुक में से आप 9 बुक तो अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ते हो, और जो 4 बुक हैं वो आपकी हैं एमएससी के टाइम की। ठीक है, जो सिलेबस आप 3 साल में कर रहे हो, अगर आप उसकी कोचिंग में लेने लगो आराम से कोई भी सब्जेक्ट की, तो कम से कम उस पर टाइम लगता है 9 से 10 महीने का। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ऑप्शनल की। उसके बाद आपका GS1 होगा, GS2 होगा, GS3 और GS4। GS1 में आपका वहां पे हिस्ट्री का एग्जाम लेते हैं लिखने वाला, ज्योग्राफी का एग्जाम लेते हैं। GS2 में आपका पॉलिटी आ जाएगा, पॉलिटी आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन आ गया। GS3 में आपका इकोनॉमिक्स आ गया, एग्रीकल्चर आ गया। GS4 में आपका एथिक्स आ गया। इन सब का भी रिटर्न एग्जाम्स होता है, तो कम से कम जो कोचिंग वाले होते हैं 1 साल इस कोचिंग पे लगाते हैं। इसके बाद आपका एक पेपर और बचता है, कौन से वाला, एसए का। तो 1.5 से 2 साल की तो इसकी कोचिंग ही है। उसके बाद 1 साल आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन का लगाओ, इस पे राइटिंग की प्रैक्टिस का लगाओ। तो यूपीएससी में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम आपको चाहिए 3 साल। ये वाली बात आ गई। पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे पंजाब वाला एग्जाम हो चाहे हरियाणा वाला एग्जाम हो, जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वो आपका कम से कम 3 साल लेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पे। अब ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट में एक चीज आपकी क्या है, सिर्फ 4 चीजें हैं। एक आपका एप्टीट्यूड है, एक आपकी इंग्लिश है, एक आपकी रीजनिंग है, और एक आपकी जनरल नॉलेज जीके, या जिसको आप जीएस भी बोल देते हो, या जनरल अवेयरनेस। तो ये 4 चीजें हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले इसने बोला क्वालिफिकेशन तो मेरी वही थी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा, इसने बोला ग्रेजुएशन होने के साथ में जो भी आपका पेपर होगा वो आपका एमसीक्यू अप्रोच पे होगा। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 4 को आपको जितने भी 4 ऑप्शन दे रहा है उसमें से 1 सेलेक्ट करो, 2 सेलेक्ट करो। ठीक है, तो सबका आपका एमसीक्यू अप्रोच है। दूसरी सबसे मेन बात, टाइम पीरियड। अब इन चारों चीजों को खत्म करने के लिए टाइम जो रिक्वायरमेंट है, कम से कम 6 से 8 महीने का। 6 से 8 महीने के दौरान आप इनका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तीसरी बात यहां पे क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात आती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज में अगर मैं बात करूं यहां पे आके, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबसे पहले आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो सीजीएल का एग्जाम लेता है, आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। उसके बाद आपका डिफेंस में आपका एफ कैट, सीडीएस, ठीक है, वो भी इन्हीं के बेस पे होता है। उसके बाद आपका मेजर हो गया रेलवे, रेलवे के एग्जाम निकलते हैं। डायरेक्ट आपके बैंकिंग के पीओ के एग्जाम इसी बेस पे निकलते हैं, चाहे पीओ चाहे क्लरिकल हो। उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डायरेक्ट वैकेंसी इसी के बेस पे आती हैं। इसके बाद यहां पे आपका इसने बोला कि इसमें एक आपका हो गया CHSL। ठीक है, 12th के बेस पे एसएससी एग्जाम लेती है आपका डायरेक्ट, ओबीसी के ऊपर के बेस, इसी बेस पे है। अब इतनी सारी वैकेंसीज में से उसके बाद आपका इसमें मैं और लिख रहा हूं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, इनमें क्लरिकल और स्टेनो की वैकेंसी इसी के बेस पे निकलती हैं। ये वाला हो गया। इसके बाद इसमें जो आपका D SSS भी है, दिल्ली में जितनी वैकेंसी निकलती हैं वो भी इन चारों के बेस पे ही हैं। और जो आपका मैं अभी तक पिछली स्लाइड में मैं आपको बता रहा था, कौन से वाला, आपका जो बीएड का जो CTET या HTET होता है, CTET और HTET में से आपके 30 से 40 क्वेश्चंस आपके इन्हीं 4 चीजों के होते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्स हैं, सिर्फ आपका पोर्शंस क्या है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके,
और उसका भी लेवल आपका क्या है, 10th स्टैंडर्ड का है, 10वीं से कम वाला लेवल आपका। ठीक है, ये वाली बात होगी आपकी। अब इसमें ये हो गया कि जो ग्रुप डी वाली पोस्ट आपकी कौन से वाली है, मोस्टली जो पीएन वाली होती है आपकी, जिसमें क्वालिफिकेशन आपकी होती है 10th। अब इतना सब कुछ होने के बाद इसमें जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे आके, जैसे हरियाणा में जितनी वैकेंसी हो रही है, उन्होंने एक एग्जाम ले रहे हैं सीईटी। अब ये जो सीईटी आपका है, इसमें भी आपकी वही चार चीजें हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, और इसके बेस पे 65,000 वैकेंसी हो रही है। पंजाब वाले हर साल 20,000 ले रहे हैं, हिमाचल प्रदेश वाले 1,000 ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 लाख वैकेंसी होती है आपकी। इन्हीं वैकेंसीज के बेस पे आपके जो पुलिस वाले एग्जाम्स होते हैं, यूपी पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, अभी चंडीगढ़ पुलिस में एएसआई की वैकेंसी आई थी, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड थी, या आपका पंजाब पुलिस में जो कांस्टेबल या एसआई की वैकेंसी चल रही है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इतनी सारी वैकेंसीज है, और सब में जो आपका टाइम लग रहा है, टाइम की इन्वेस्टमेंट आपकी है 6 से 8 महीने की, 6 से 8 महीने की इन्वेस्टमेंट है। फायदा क्या है करने का? सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि ये एग्जाम आपकी एक सिक्योरिटी होते हैं। सिक्योरिटी क्यों बोल रहा हूं इसको मैं? मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो हैं आपके मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। अब मिडिल क्लास वाला स्टूडेंट अगर डायरेक्ट यूपीएससी उठा रहा है, तो यूपीएससी में 3 साल तो तैयारी के हैं, उसके बाद अटेम्प्ट निकलने के 2 या 3 साल आप लगाओ। तो जो 6 साल तक इकोनॉमिक सिक्योरिटी उसके पास नहीं है, अगर वो बच्चा इन चीजों की तैयारी करता है, तो विद इन 1 ईयर वो कोई भी, अब 1 साल में कम से कम आपके पास 10 एग्जाम होते हैं जो आप टारगेट कर सकते हो, इन 4 जो आपके पैटर्न के बेस पे। अब 10 एग्जाम में से अगर आप सिंसियर या सीरियस होते हो, अगर आपका एक एग्जाम भी निकल गया इनमें से, अगर आपने मान लो कोई भी एसएससी का एग्जाम निकाल लिया, उसके बाद उस एग्जाम का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो होता है कम से कम 1.5 साल का। 1.5 साल के बाद आपकी मर्जी है, आप वहां पे 2 साल की छुट्टी भी ले सकते हो विदाउट पे पे आके, कि मुझे तैयारी करनी है, वो आपको रिलीव दे देते हैं। और 2 साल के बाद अगर आपको यूपीएससी करना था और आपका यूपीएससी नहीं निकलता वहां पे आके, आप वापिस आके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एग्जाम आपको, आपकी फैमिली को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा प्लान भी ये है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी 1 साल की थी, लेकिन सिक्योरिटी आपकी पूरी उम्र की थी। ठीक है, ये वाली बात आ गई। अब यहां पे आपका सबसे मेन मुद्दा आ गया कि इनकी तैयारी जो आपके बीएससी फर्स्ट और सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग, जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, आप कॉलेज में हो अभी, और आपके मान के चलो 1 से 2 साल डिग्री को बचे हैं, जो ये एग्जाम्स का टाइम पीरियड है वो है आपका 6 से 8 मंथ, आपके पास टाइम है 2 साल। अगर आप ये तैयारी इन 2 साल के दौरान कंप्लीट कर लेते हो, तो जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाओगे, रूल ये है कि ग्रेजुएशन के जो आपका फाइनल सेमेस्टर होता है, जब आप 6 सेम में हो जाओगे, उस टाइम पे आप जितने भी एग्जाम में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। आप सीडीएस भर सकते हो, आप एफकेट भर सकते हो, आप यूपीएससी भर सकते हो। अगर और अगर आपने ये तैयारी फाइनल ईयर से पहले ही कंप्लीट कर ली है, तो आपकी डिग्री हाथ में आने से पहले, 3rd ईयर होने से पहले, आप कोई भी इनमें से एक एग्जाम क्रैक कर सकते हो। या कहने की बात क्या है, जैसे ही डिग्री होती है आपके हाथ में एक जॉब हो सकती है, क्योंकि आपने वो 2 साल जो कॉलेज में बाकी सारे टाइम पास कर रहे थे, इस चीज को सोच के कि भाई 2 साल के बाद पढ़ना है, 3 साल के बाद पढ़ लेंगे, ग्रेजुएशन होने के बाद देखेंगे। क्योंकि जो हम लोग थे, हम भी ऐसे ही सोचते थे वहां पे आके कि बीएससी के बाद देखेंगे। बीएससी के बाद मैंने फिर क्या किया, एमएससी मैथ की। इसने बोला अब क्या करेंगे, 5 साल यहाँ पे लगाने के बाद पता चला कि जी इसके बेस पे जॉब है ही नहीं। फिर वापिस हम लोग एसएससी की तरफ भागे।
वहां पे जो लोग पहले ही बीएससी करके एसएससी की तैयारी कर चुके थे वो हमसे पहले लग गए और वो एवरेज स्टूडेंट थे। आप मानोगे नहीं, हमारा जो बैच है, हमारे बैच में सबसे पहले जो सेटल होने वाला लड़का था उसका नाम है नवीन। ठीक है, इसकी ग्रेजुएशन के दौरान एक सब्जेक्ट में रीअपियर भी थी और हमारे बैच में सबसे पहले सीपीओ को इसी स्टूडेंट ने निकाला था, एएसआई लगा था सीआईएसएफ में। अब बात यहां पे यही आती है कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो आपको, अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड के दौरान कर रहे हैं तो उससे तकड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी भी नहीं की है कि आपने थर्ड ईयर के एग्जाम दिए हैं अपने, तो अभी भी आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है। ठीक है, इसके दौरान आप चीजों को तैयार कर सकते हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, जितना जो आपका दिल्ली का कल्चर है या इवन यहाँ पे, ठीक है, कोचिंग में भी यहाँ पे बच्चे 12th क्लास के बाद ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि 3 साल के बाद जब वो एलिजिबल हो तो उनका सिलेबस खत्म हो रखा होता है, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रखी होती है, तो डायरेक्ट वो एग्जाम निकाल लेते हैं यहां से आके। ठीक है, ये वाली बात आ गई यहाँ पे आके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आके कोचिंग की। कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए, ऑनलाइन चाहिए या आपकी ऑफलाइन होनी चाहिए, और कोचिंग में कहां से कोचिंग लेनी चाहिए, ये वाली बात। अब सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट तो ये हैं कि आप अपने घर पे बैठ के, चाहे हिमाचल बैठे हो, अगर आप बाहर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन कोचिंग में आपको घर पे बैठ के अपने पेस पे आप चीजें खत्म कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी होती है यहाँ पे आके। ऑफलाइन के फायदे क्या हैं, आपको कंपटीशन देखने को मिलता है डायरेक्ट, आप हर टाइम टीचर के टच में रहते हैं, क्लास के सामने होते हैं, जो टेस्ट आप दे रहे हो आपके साथ वाला भी दे रहा है, आपको पता चलता रहेगा कि आप कहां पे बैठे हो। यहाँ पे मोटिवेशन वाला फैक्टर ज्यादा होता है, डायरेक्ट क्लास में टीचर से कभी पूछ सकते हो। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो टीचर आपको ज्यादा करवा सकता है, अगर आपको ज्यादा पता नहीं लग रहा तो टीचर आपके लिए स्लो भी हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन में ये वाली चीज आपकी क्या होती है, स्टेगनेंसी होती है, एक पेस पे चीजें चलती रहेंगी, आपको समझ में आ रही है या समझ में नहीं आ रही है आपकी। अब यहां पे एक मेन बात यह है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो बात क्या है, अबंडेंसी है डेटा की। पहले मटेरियल नहीं, 5 साल पहले मटेरियल की कमी थी और आज के टाइम पे मटेरियल की भरमार है। ये कोचिंग का ले लो, ये कोचिंग का, ये कोचिंग का, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, हर एक का अपना अपना मटेरियल है, कौन सा पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, पहली बात तो ये होगी। दूसरी, गाइडेंस की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है लाइफ में, कि आपको गाइडेंस राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिलनी चाहिए आपको। एक तो टाइम और एक आपका राइट पर्सन। राइट टाइम कौन सा होता है कि मुझे ये करना है, मैं मेहनत, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत होती है, सिर्फ बताने वाला मिलना चाहिए। 90% लोगों को ना तो टाइम पे गाइडेंस मिलती, ना ही सही गाइडेंस मिलती। ठीक है, कोई अगर फेलियर हो बोल देगा आप ये तैयारी कर लो, पहले बोलते हैं कि जी अपना 12वीं कर लो नॉन मेडिकल से, ये आपकी गाइडेंस वाली चीज होगी। फिर आप क्या करोगे, जी बीएससी कर लो। अब नॉन मेडिकल से की तो बीएससी की आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से बीएससी की आपने। उसके बाद अगर आपने एमएससी करनी थी, हमें किसी ने गाइडेंस नहीं दी, ठीक है, तो मैंने बीएससी की। लेकिन मेरा सवाल फिर से वहीं पे है, अगर मुझे एमएससी करनी है तो इनमें से एक सब्जेक्ट में से करनी है, तो अगर एक सब्जेक्ट से करता हूं तो बाकी दो जो सब्जेक्ट्स मैंने 3 साल जिनके 18 एग्जाम पास किए हैं, उनका मेरी लाइफ में कोई भी यूज नहीं है, ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ना ही मेरी लाइफ की किसी जॉब में, या फिर कहीं पे भी जाऊं मैं। मैंने, मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, मैंने इसमें बीएससी की थी और मैंने बाद में एमएससी मैथमेटिक्स किया था। उसके बाद मेरी लाइफ में कभी भी मैंने फिजिक्स के 18 एग्जाम फिजिक्स के और इतने एग्जाम्स कंप्यूटर के पास किए, लेकिन आज तक वो एग्जाम कभी भी काम नहीं आते, ना ही कॉम्पिटिटिव में, ना ही लाइफ के किसी हिस्से में। तो ये भी एक गाइडेंस होती है कि मुझे क्या करना चाहिए बाद में, कौन से ऐसे सब्जेक्ट लूं जिससे मुझे बाद में उनको कैरी ना करना पड़े। कुछ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में मैथ ले लेते हैं,
ठीक है, उनको लगता है कि 12वीं में मैथ था तो यहाँ पे मैथ लेते हैं, बाद में उनकी रीअपियर आती रहती है लगातार, रीअपियर को बाद में पास करते हैं और वो बर्डन हो जाता है उनके लिए कैरी करना। तो यहाँ पे गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, ये वाली बात आ गई। अब ये बात है कि कोचिंग का हमसे ही कोचिंग, मैं बोल रहा हूं कि जो चीजें मैंने बताई हैं अब तक, ठीक है, इसकी कोचिंग यहाँ पे बडाला सर क्लासेस में प्रोवाइड करवाई जा रही है। यहां से कोचिंग क्यों लेनी है आपको, या यहां से कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन की कोचिंग क्यों ले? सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो आपको बात अभी बोली गाइडेंस वाली, जो आपकी टीम है यहाँ पे, ठीक है, वो सारी की सारी टीम आपकी मैथ्स की टीम होगी, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, या आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे आके कि वो सारे के सारे एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में। अगर आप देखोगे, ये आपको मैथ्स पढ़ाते हैं रविंदर सर। अब इन्होंने यहां से पहले दिल्ली में 10 साल पढ़ाया आपका मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर जिसको एसएससी का हब बोला जाता है। आप यहाँ पे भीड़ देखिए स्टूडेंट्स की, ठीक है, वहां पे ये भीड़ होती है, ठीक है, इतने बच्चे वहां पे, एक एक हजार बच्चों के बैच होते हैं। ये उनके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हो गए आपके, जो ये पढ़ रहे हैं बैठ के इतना शिद्दत से। उसके बाद तो दिल्ली में आप देख लीजिए ये इन्वायरमेंट होता है आपका। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट आपके सिलेक्ट होके आते हैं, ये देखिए आपका, बाद में आपको जब आप कहीं पे सिलेक्ट हो जाते हो या आपको स्टार लगते हैं तो आप क्लास के दौरान आते हो तो टीचर को एक प्राउड फीलिंग भी होती है, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। यहाँ पे आने के बाद अब ये दूसरा यहाँ की जो क्लासेस, चंडीगढ़ वाले जो बैच चल रहे हैं, ये क्लासेस, ये वाली क्लासेस यहाँ पे हैं। अब गाइडेंस के बाद दूसरे वाली बात यहाँ पे आती है जो हमारी है, वो है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे आके, आपको यहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलता है जो एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट होता है। आप सुबह 7 से लेके शाम को 8 बजे तक यहाँ पे कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि 3 घंटे की क्लास की और पूरा हो गया, आप 3 आवर की क्लास होगी। आप सुबह 7 से लेके शाम के 8 बजे तक बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनके एग्जाम्स निकले हुए जो बाद में तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला इन्वायरमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद ये यहाँ पे जो ये सेंटर में बैठे हैं ये आपके हैं अमन यादव, ठीक है, ये अभी बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हैं, ठीक है। तो बीच बीच में क्या होता है, हम लोग जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं आपके, चाहे डिफेंस के हो, चाहे आपके एसएससी के हो, चाहे आपके मास्टर्स वाले हो, जितने भी फील्ड में आप तैयारी करते हो, उनके साथ आपके रेगुलर सेशन होते रहते हैं जो आपकी बताते हैं कि इन फील्ड में कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, बाद में आपकी जॉब कैसी कैसी होगी। तो जो ये वाली चीज है आपको क्लास में इनके साथ बैठ के पूछने का मौका मिलता है रेगुलर लेवल पे। फिर जो ये वाला कल्चर होगा यहाँ पे आके, अब एक ये वाला कल्चर आपका यहाँ पे आके कि साथ में बैठ के तैयारी वाला कल्चर आपका, आप अपना जो ग्रुप स्टडी होती है, यहाँ पे एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स के ग्रुप बने रहते हैं जिसमें आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग बैठ के पढ़ सकते हो। यहाँ पे वो स्टूडेंट भी हैं जो अभी 200 में से 170 नंबर लेके आ रहे हैं, उनके अपने ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप स्टडी वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। इसके बाद ये एक फैमिली वाला माहौल हो गया, जितने भी सेलिब्रेशन होगी आपकी साथ में। अब एक बात यहाँ पे आती है लाइब्रेरी वाली, लाइब्रेरी आपको, लाइब्रेरी कल्चर है वो प्रोवाइड करवा दिया गया। इसके बाद यहाँ पे जो टीचर्स की अवेलेबिलिटी है, जितने भी आपके टीचर्स हैं वो आपको 12 घंटे यहीं पे अवेलेबल मिलेंगे। जो आपको 3 घंटे में अपने पढ़ा है, जो डाउट होता है, आप वो डाउट सुबह 7 से लेके शाम को 8 बजे तक टीचर आपको यहीं पे मिलेगा। उसको कितना ही पूछो, कितनी बार ही पूछो, वो आपको मना नहीं करते यहाँ पे आके। तो ये वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कि 3 घंटे की क्लास खत्म हो गई जी आप जाओ वहां पे। फिर इसके बाद आपका क्या आ गया इसमें, अब कुछ बैचेज आपके ऐसे होते हैं, ये आपके इंग्लिश वाले सर हैं सुरेंद्र सर, इन्होंने मुखर्जी नगर में 15 साल वहां पे पढ़ाया दिल्ली में। अब मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे जब आपकी तैयारी हो जाती है
उसके बाद जब आपका एग्जाम नजदीक आता है तो वहां पे मैराथन रिवीजन बैचेज चलते हैं आपके। जिस भी एग्जाम के लिए पेपर आपका है वहां पे आपको रिवीजन बैचेज मिलते हैं, जिसमें आपकी रिवीजन भी यहीं पे करवाई जाती है। डेली आपका टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है ताकि आप अपने आप को कंपेयर कर सको बाकी स्टूडेंट्स के साथ, आप कितना आगे हो या कितना पीछे हो। इसके बाद चलते हैं, ये कॉलेज की क्लास का वो है, कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं। जो आपका कॉलेज है PGC11, वहां पे दोनों मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस चल रही थी फ्री लास्ट सेमेस्टर में आपका। ये वहां पे देख लो स्टूडेंट्स बैठे हैं, 11 कॉलेज की क्लासेस का पिक्चर है। और ये यहाँ पे आपके जो मैथ्स का कॉलेज का जो आपका मैथ होता है, BSc फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जो मैथ होता है उनकी भी क्लासेज अवेलेबल होती है। आपके कॉलेज के मैथ्स वाले बच्चे हैं। ये लास्ट क्लास का सीन है जहां पे आपको फेयरवेल पार्टी दी जाती है। फिर ये वाले अब अगर आप पढ़ते हो और अच्छे से गाइडेंस ले रहे हो, दो ही चीजें होती है लाइफ में, एक बताने वाला एक करने वाला। अगर दोनों ही सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आपके कंधों पर ये सितारे लगाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक टीचर के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होती है कि अगर उसका स्टूडेंट सेलेक्ट होता है कहीं पे, तो ये वाली जो खुशी होती है आप वो स्टार्स लगने की जितनी आपके पेरेंट्स को होती है उतनी आपके टीचर को भी होती है। तो ये वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं यूपी पुलिस में एज एन सब इंस्पेक्टर। ये यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस के जितने भी कांस्टेबल्स हैं, ये वो वाला बैच है जो कि एसआई के लिए आप तैयार किया था इनको। और ये यहाँ पे बैचेज हैं कौन से, एसएससी का CGL हो गया, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, एनडीए के लिए, उसके बाद CDS FCAT के लिए। ठीक है, बैंक पीओ में आपका IBPS हो गया जो बैंक पीओ के एग्जाम लेता है। पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी पटवारी के एग्जाम्स हो गए, या एक्साइज वाला एग्जाम हो गया, या आपका पुलिस कांस्टेबल वाला एग्जाम होगा, जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम यहाँ पे कवर करवाए जा रहे हैं। और ये जितने भी स्टूडेंट आपके हैं सारे के सारे वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो अब तक यहाँ से पढ़ चुके हैं और अपना क्वालिफाई कर चुके हैं चीजों को। उसके बाद ये CDS FCAT और CAPF का यहाँ पे डिफेंस के लिए अलग से बैच चलता है। अगर आप CDS FCAT CAPF की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप 4 से 5 महीने लगाइए। ठीक है, आपका ये वाला एग्जाम जिंदगी में कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, CDS FCAT और CAPF का, क्यों? इनका लेवल थोड़ा सा कम होता है SSC वाले एग्जाम से। है वही तीन चीजें, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, लेकिन थोड़ा सा लेवल कम होता है यहाँ पे आके। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे SSC या बाकी एग्जाम की कोचिंग ले रहे थे उनका कभी ये वाला एग्जाम आज तक कभी नहीं रुका। ये वाला हो गया। इसके बाद अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की अगर करना चाहते हैं तैयारी, ठीक है, आपको वकैब की क्लासेस चाहिए, सेंटेंस मेकिंग हो गया आपका, या इंग्लिश से रिलेटेड जैसे स्टेनो के एग्जाम्स होते हैं वहां पे इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा होता है, तो अगर आपको वो एग्जाम करने हैं तो यहाँ पे आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी मैथ्स वाली क्लासेस होगी। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स की कोचिंग ले रहे हैं कॉलेज वाले, ये रिजल्ट्स हैं। अब तक 99% रिजल्ट रहा है आपका। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं उनका मैथमेटिक्स का आज तक एग्जाम नहीं रुका आपका। ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्टेड है। अब सबसे लास्ट में सबसे मेन बात ये आ गई यहाँ पे आके कि यहाँ पे जो क्लासेज हैं आपकी वो दोनों ही मोड में चलती हैं, ऑनलाइन बैच और आपका ऑफलाइन बैच। और नेक्स्ट बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 4 जून को। इसी दिन देश को एक नया प्रधानमंत्री भी मिलेगा। हमने ये डेट रखी है 4 जून की। 4 जून को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे फाउंडेशन बैच होगा। फाउंडेशन बैच में अगर आपका लेवल 0 भी है, या आपको 10% तैयारी है या 20% तैयारी है, हम ये मान के चलेंगे आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, यहां से आने वाले 4 से 5 महीने अगर आपको हमें फुल टाइम देते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि हाँ मैं भी एग्जाम निकाल सकता हूं। ये हमारी गारंटी है। अब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे एक चीज ये है कि किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी कोचिंग की इंग्लिश अच्छी है,
किसी का मैथ अच्छा है, किसी की जीके और किसी की रीजनिंग। अब यहां पे एक मॉडल आपका क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट आपको नौकरी निकालने के लिए चाहिए, इन सारे सब्जेक्ट्स की 5 डेमो क्लासेस आपको क्या मिलती हैं, फ्री मिलती हैं। 5 डेमो क्लासेस फ्री का मतलब ये है, आप इंश्योर कीजिए कि इंग्लिश वाला भी आपको बिल्कुल सिखा सके, मैथ वाले से सीख सकते हो, जीके वाले से सीख सकते हो, रीजनिंग वाले से सीख सकते हो। जब आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैं चारों से सीख सकता हूं, उसके बाद आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ मैं एग्जाम भी निकाल सकता हूं, तो जो ये वाला 5 डेमो वाला है, आप कभी भी किसी भी बैच के बीच में आके बैठ सकते हो। अगर आपको वहां से समझ में आ सकता है तो आपको कहीं से भी समझ में आ जाएगा। तो ये डेमो वाला कल्चर वैसे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपको ये फील हो जाए कि हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं आया हूं तो मैं उसको एग्जाम को निकाल के जाऊंगा। तो आप अगर ज्वाइन करना है अभी, आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे नीचे नंबर दे रहा हूं, 8882873520, या एक नंबर और है 9877447459। आप इंक्वायरी के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अभी बोल रहा हूं कि अगर आप जो अपकमिंग बैच है 4 जून को अगर ज्वाइन करते हैं, तो जून के बाद, जून महीना हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, इन 5 महीने के दौरान अगर आप हमारे पास फुल टाइम आते हो तो एटलीस्ट हम आपको कैपेबल बना सकते हैं कोई भी एक गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब निकालने के लिए। ठीक है, आप एक एग्जाम क्रैक करने के लिए कैपेबल होंगे, ये हमारी गारंटी है यहाँ पे आके। बाकी आपको जो भी डाउट लगता है आप इन नंबर्स पे आप कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी है, सेम आपका बडाला सर क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल भी है आपका, वहां पे भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आपको ऑफलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन में तैयारी आपकी जल्दी कंप्लीट होती है। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट आए आप नंबर से पता कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। बैच की जो आपकी डेट है वो कितनी, आपकी 4 जून है, आप ज्वाइन कर लीजिए। 4 जून से आप डेमो क्लास लगाओ, और फिर उसके बाद अगर आपको 5 दिन के अंदर डिफरेंस ना लगे तो फिर आप हमें बोल दीजिएगा कि आप गलत बोल रहे थे। बाकी आप इस वीडियो को लाइक्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वाला कंटेंट आपको, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक आप कर सकते हो। धन्यवाद।